हेलो दोस्तों। तो अपन आज पहुंच चुके हैं अपने फ्री फास्टैग पेज के ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, दैट इज चैप्टर नंबर 11 पे। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। इसके पहले चलो मैं बता देता हूँ आपको वापस, जो हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, वापस बताऊंगा कि अपना जो मेन ध्यान रहने वाला है बाकियों से क्या हटके होने वाला है। मेन अपना ध्यान ठीक है समझाने पे होना है, वो तो होना ही है, समझाएंगे, पर मेन ध्यान होना है वो अपना रटाने पे होना है, क्योंकि जब तक आप रटोगे नहीं, जब तक आप एग्जैक्ट कीवर्ड और हेडिंग नहीं लिखोगे ऑडिट के अंदर, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अपना मेन ध्यान किस पे रहेगा? रटने पे। तो रटने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी होगी। रटवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। उसके लिए हम निश्चिंत होकर बस मुझ पर छोड़ दो और वीडियो आगे कंटिन्यू करते जाओ। ओके। तो फर्दर किससे होगा ये बैच? ये जो बुक जो मैंने लॉन्च करी थी सॉफ्ट कॉपी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, लेनी हो तो। क्या खास बात है? ओनली 500 पेजेस के अंदर, ओनली 500 पेज, सिर्फ 500 के अंदर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, जितने भी ऐसे ही क्वेश्चन है, आरटीपी एमटी पास पेपर ऐसे वगैरह क्वेश्चन, सब कुछ कवर है इसके अंदर। सब कुछ। ये एक मैजिकल चीज है। अब समरी नहीं है, फुल बुक ही है। अब वो कैसे हुआ है, क्या हुआ, जब आप पढ़ोगे तभी समझोगे। ठीक है ना? वो अब आप देख लेना। और फुल्ली चार्ट और टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है, फुल्ली हाईलाइटेड है। आंसर तो हाईलाइटेड है जो है, क्वेश्चन भी हाईलाइटेड है। क्वेश्चन में भी आप इतना इतना चीज पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बड़ी मेहनत लगी है, चलो छोड़ो, ठीक है। ओके। शुरू करते हैं अपन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। सर एनबीएफसी मतलब क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसे यहाँ पे कंपनी लगा दो, ठीक है ना? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं तुमको बताता हूँ एब्रीविएशंस, जो मैं अपन आगे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। आगे बताऊंगा मतलब क्या है वो अभी, पर ऐसा ही मतलब सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। एनएसआई मतलब नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, डी मतलब डिपॉजिट टेकिंग, एंड डी मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ये अपन आगे एप्लीकेशन मैंने इस बुक के अंदर यूज ली है बोर्ड के। तो अब सबसे पहले बताओ सर एनबीएफसी होता क्या है? नॉर्मल बैंक हमने सुना था। देखो भाई, बैंक होता है, तुम जानते हो बैंक क्या होता है? पैसा ले भी सकता है, पैसा दे भी सकता है। क्या भाई? पैसा ले भी सकता है, पैसा दे भी सकता है। पर एनबीएफसी क्या होता है? केवल दे सकता है, ले नहीं सकता। एनबीएफसी क्या होता है? केवल दे सकता है, ले नहीं सकता। एनबीएफसी क्या होता है भाई? केवल दे सकता है, ले नहीं सकता है। केवल दे सकता है, केवल दे सकता है, ले नहीं सकता। केवल दे सकता है, ले नहीं सकता। ले नहीं सकता मतलब पैसा ले नहीं सकता, देने दे सकता है मतलब पैसा दे सकता है। ओके। तो पैसा दे सकता है पर पैसा ले नहीं सकता, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्ट कुछ एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते। टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी मान लो, आरडी मान लो। केवल कुछ एनबीएफसी एफडी आरडी एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट मतलब नहीं होता जो अपन करंट बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, डाल के अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रुपए पड़े रहते हैं, तो अपन वो रुपए कभी भी जब डिमांड हो तब विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो ऐसा बैंक अकाउंट अपन एनबीएफसी नहीं करा सकता। तो केवल दे सकता है, मतलब लोन एडवांस वगैरह दे सकता है, पर डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्ट कुछ एनबीएफसी होते हैं, वो एफडी आरडी वगैरह मतलब टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो, ये होता है मेनली, यही फर्क है, इसी को इसलिए डिफरेंस है। तो अब सबसे पहले डेफिनेशन क्या है एनबीएफसी की? एनबीएफसी की डेफिनेशन है, देखो एनबीएफसी की फुल फॉर्म बना लो, वही डेफिनेशन हो जाएगी। एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये हो गई नॉन बैंकिंग, ये हो गई फाइनेंशियल। डेफिनेशन बन गई। डेफिनेशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस हो रिसीव और डिपॉजिट और लैंडिंग इन एनी मैनर। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कोई कंपनी हो वो एनबीएफसी कहलाएगी। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग और डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम और अंडर मेथड और लैंडिंग ऑफ मनी। ठीक है ना? कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो बैंक नहीं हो, बैंक ना होते तक आप भी पैसा ले रही दे रही है, मतलब। और एक अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ये अलग से, कोई भी अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेके ये काम कर रही है। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल चीज। एक आता है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, डीम्ड एनबीएफसी। सर ये डीम्ड एनबीएफसी क्या होता है? भाई डीम्ड एनबीएफसी होता है, तुम एनबीएफसी अपने आपको खुले खुले नहीं बोल रहे कि हम एनबीएफसी है, हम एनबीएफसी है, हम एनबीएफसी, तुम खुला खुला नहीं बोल रहे। तुम खुला ना बोल के चोरी छुप के एनबीएफसी वाला काम कर रहे हो। चोरी छुप के एनबीएफसी वाला काम कैसे कर रहे हो? तुम जो कंपनी हो, कोई भी नॉर्मल कंपनी जिसकी ग्रेटर देन 50% ऑफ असेट फाइनेंशियल असेट हो।
फाइनेंशियल एसेट क्या होती है? लोन एंड एडवांस वाली। करंट क्या तो करंट में वो लोन एंड एडवांस दे रखा हो किसी को, या फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस दे रखा हो किसी को, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस दोनों मिला के। आपकी मोर देन 50% ऑफ असेट आपकी फाइनेंशियल असेट है। आपकी बैलेंस शीट शो करेगी मोर देन 50% ऑफ असेट आपकी फाइनेंशियल असेट है, और मोर देन 50% ऑफ इनकम आपकी फाइनेंशियल इनकम है। जो भी इनकम है मोर देन 50% इनकम, दोनों की दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो आप डीम्ड एनबीएफसी हो। आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरबीआई के साथ। आपको एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा, वरना आपके ऊपर बहुत भारी भारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। तो दोनों कंडीशन क्या पूरी होनी चाहिए? एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइनेंशियल असेट कंस्टिट्यूट ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल असेट नेट ऑफ बाय इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट माइनस करने हैं, टोटल असेट में से क्या करने हैं? इंटेंजिबल असेट माइनस करने हैं। इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट, ये क्या इनकम एंड मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी बाय आरबीआई। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन बाय एनबीएफसी। रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन कौन सा? अंडर सेक्शन 45 आईए। अंडर सेक्शन 45 आईए हर एनबीएफसी को, जो भी एनबीएफसी का धंधा करना चाहती है उसको एनबीएफसी पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। आप बिना रजिस्ट्रेशन करे एनबीएफसी का धंधा नहीं कर सकते। सो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसका नेट ऑन फंड 2 करोड़ का तो होना ही चाहिए, कम से कम 2 करोड़ का नेट ऑन फंड तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए नेट ऑन फंड? नेट ऑन फंड की कुछ कैलकुलेशन होती है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, वो कुछ कोर्स के अंदर नहीं दे रखी, बिना फालतू क्यों घुसे अपन, ठीक है ना। तो नेट ऑन फॉर कम से कम 2 करोड़ का होना ही चाहिए, पहले 25 लाख का था, ठीक है। तो एक तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, नेट ऑन फंड 2 करोड़ का होना चाहिए। जिसको भी रजिस्ट्रेशन लेना है वो आरबीआई को सबमिट कर दो कुछ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद एसएस फीस वगैरह, और तो आरबीआई इशू कर देगी डायरेक्शन एनबीएफसी के लिए कि कौन एक्सेप्ट कर सकती है, डिपॉजिट प्रूडेंशियल नॉर्म क्या होने चाहिए, फलान डिग्रा चीजें। कोई भी अगर नॉन कंप्लायंस मिलेगा तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। किस किस को रिपोर्ट करेगा ऑडिटर? इसके अंदर जनरली ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है? जनरली शेयर होल्डर को रिपोर्ट करता है। यहाँ पे अंदर एनबीएफसी के अंदर 3 जनों को रिपोर्ट करेगा, आरबीआई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर। हर बार तो शेयर होल्डर को करता है, नॉर्मल कंपनी के अंदर रिपोर्ट किसको करते हैं? शेयर होल्डर को करते हैं ना। पर इसके अंदर एनबीएफसी के अंदर शेयर होल्डर, आरबीआई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 रिपोर्ट जाती है इसको। आरबीआई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर 3 जनों को रिपोर्टिंग जाएगी। ओके तो अब एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया, जिसको भी एनबीएफसी का धंधा करना है उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरबीआई से। पर कुछ कुछ डुअल रजिस्ट्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए एग्जेम्पशन दे रखी है रजिस्ट्रेशन से, क्या बिना एग्जेम्पशन भी आप धंधा कर पाओगे एनबीएफसी का, टू ऑब्विएट द डुअल रजिस्ट्रेशन। क्योंकि ये लोग जो होते हैं उन्होंने एक जगह रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले चुका है, अब 10-10 जनों की रजिस्ट्रेशन लेके कंप्लायंस करना मुश्किल हो जाता है। हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रेगुलेट करता है नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ले लो, एनबीएफसी में रजिस्ट्रेशन अलग से मत लो। हाउसिंग फाइनेंस, मर्चेंट बैंकर जो होते हैं, मर्चेंट बैंकिंग वो सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं, स्टॉक ब्रोकर, निधि कंपनी कंपनीज एक्ट में होती है, इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए में होती है, चीट कंपनीज चीट फंड के अंदर होती है, सरफेसी में जो होता है सिक्योरिटाइजेशन रेगुलेशन एक्ट वो सरफेसी में रजिस्टर्ड होते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विच इज नॉट ए सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। यहाँ बताऊंगा सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक क्या होता है, आगे आएगा। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विच इज नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, AIF alternative investment fund, core investment company with asset side less than 100 crore and asset side greater than 100 crore but not accessing public fund। या तो core investment, या एक तो क्या था core investment company which is non systematic important, core investment company which is non systematic important, या फिर core investment company जो 100 करोड़ से कम asset size हो, 100 करोड़ से ज्यादा है पर पब्लिक फंड एक्सेस नहीं कर रही हो, पब्लिक फंड एक्सेस नहीं कर रही हो। एक बार पढ़ लेना, नॉर्मल लिस्ट है, इसको रटाने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, एमसीक्यू पर्पस के लिए आएगा ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया भाई, इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या भाई साहब को? ये इसने दे रखी है टोटल असेट, इंटेंजिबल असेट, तो अब इसको कुल मिला के यही एक 50% डीम्ड एनबीएफसी वाला था ना। तो यहाँ पे टोटल फाइनेंशियल असेट कितनी है? एक तो फाइनेंशियल असेट, टोटल फाइनेंशियल असेट कितनी हो गई? करंट फाइनेंशियल असेट, नॉन करंट फाइनेंशियल असेट 55,344, टोटल फाइनेंशियल असेट देख लो। टोटल असेट कितनी है? नेट ऑफ बाय इंटेंजिबल असेट माइनस करने पड़ेगा अपन को, 530 माइनस 3 दैट इज 527। वैसे इनकम भी लेनी पड़ेगी अपन को, वो दोनों देख रहे हो कि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो फाइनेंशियल इनकम भी 50% ज्यादा होनी चाहिए, फाइनेंशियल असेट भी 50% ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब है टाइप ऑफ एनबीएफसीज। टाइप ऑफ एनबीएफसी को याद करना पड़ेगा अपन को क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो टाइप ऑफ एनबीएफसी में एनबीएफसी बोलेगी आई एम फाइनेंसिंग हाउस, 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 आई एम
फाइनेंसिंग हाउस, आई एम फाइनेंसिंग हाउस, आई एम फाइनेंसिंग हाउस। चलो, आई इन्वेस्टमेंट, आई से क्या होगा, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। आई एम फाइनेंसिंग हाउस, एफ से, आई से एक तो इन्वेस्टमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर, आई से एक इन्वेस्टमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर। एम से माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग कंपनी दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एफ से फैक्टरिंग कंपनी, फैक्टरिंग नॉन बैंकिंग कंपनी विच इज फैक्टरिंग कंपनी। एच से होल्डिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। आई एम फाइनेंसिंग हाउस, आई से इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एम से माइक्रो फाइनेंस, एफ से फाइनेंसिंग फैक्टरिंग कंपनी, एच से होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट में दो होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में दो होंगे। इन्वेस्टमेंट में दो कौन कौन से होंगे, इन्वेस्टमेंट में दो कौन से आपके, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी दैट इज आईसीसी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी आईसीसी। उसके बाद कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉन डिपॉजिट सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट, सीआईसी एनडीएसआई, सीआईसी एनडीएसआई। कोर इन्वेस्टमेंट बताऊंगा नीचे क्या क्या होता है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो नॉन डिपॉजिट और सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट हो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो नॉन डिपॉजिट और जो सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करती है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो क्या था क्या, और इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विच इज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, माइक्रो फाइनेंस, फैक्टरिंग, होल्डिंग कंपनी। अब इसका मैं तुमको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूं कौन सी क्या क्या होती है। पुरानी मॉड्यूल में आईसीआई में दे रखा था कि इनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, पर न्यू एसएम के अंदर इन्होंने नहीं दे रखी है ये सारी चीजों का भी में। उन्होंने बोल रखा है कि एडवांस अकाउंट्स या अकाउंट्स के अंदर हमने एक बार आपको एपीसी में पढ़ा रखी है, तो आप वहां पे जाके रेफर कर लो। ठीक है ना, तो वहां पे कौन रेफर करेगा भाई, तो मैं तुमको यहाँ पे एक बार ब्रीफ में मैंने डाल दिया है, बहुत ब्रीफ डाला है, वो एक बार देख लो। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी होती है जो असेट फाइनेंस करती है, एनबीएफसी जिसका मेन प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, असेट फाइनेंसिंग का, असेट फाइनेंसिंग कंपनी। सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है जो इन्वेस्टमेंट करती है खुद की ग्रुप कंपनीज में, इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ ग्रुप कंपनीज ओनली, इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ ग्रुप कंपनीज ओनली, प्लस कंडीशन ये भी जोड़ते रहना, इक्विटी में जितना इन्वेस्टमेंट करा, प्लस डेट में जितना इन्वेस्टमेंट करा, प्लस लोन में जितना इन्वेस्टमेंट करा, ग्रुप कंपनीज को में जितना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करा, जितना डेट में करा और जितना उनको लोन दिया, शुड बी एटलीस्ट 90% ऑफ टोटल असेट ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी की जितनी टोटल असेट है उसका 90% असेट इनसे ही कंप्राइज होना चाहिए, उनका 90% असेट इनसे ही कंप्राइज होना चाहिए, और 60% इक्विटी से, 60% इक्विटी से, इस वाली इक्विटी से। ठीक है ना, और वो इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और कोई भी अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आईसीसी क्या करती है, एसेट फाइनेंस करती है। सीआईसी क्या करती है, ग्रुप कंपनीज में जिसमें 90% और 60% की कंडीशन है, और वो ट्रेडिंग नहीं करती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। डन। सिस्टमैटिक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी तो हो, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी तो हो, प्लस जिसकी असेट 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या आती, जो ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट करती है, 90% लोन प्लस दैट प्लस इक्विटी में होता है, और इक्विटी 60% होती है, ट्रेडिंग नहीं करती है। और जो सीआईसी होती है प्लस असेट 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा होता है, वो सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। माइक्रो फाइनेंस क्या होती है, जो लोअर इनकम के पर्सन को फाइनेंस करती है, जिनकी इनकम कम होती है। नीचे एक क्राइटेरिया बताऊंगा, 1 लाख 1,60,000 ऐसा कुछ क्राइटेरिया है, वो मैं बताऊंगा तुमको। जिनकी एनुअल इनकम कम होती है उनको देती है, तो एनुअल इनकम कम होती है उनको देती है। तो इसका जो 85% ऑफ असेट है, इस एनबीएफसी का 85% ऑफ असेट है, वो इन्हीं लोगों से कंप्राइज होना चाहिए, इन्हीं असेट से कंप्राइज होना चाहिए। एनबीएफसी फैक्टरिंग कंपनी, whose financial asset in factoring business consists least 75% of total asset income, जिसका फैक्टरिंग का काम हो। फैक्टरिंग असेट समझते हो ना, फैक्टरिंग में जो तुमको समझाया था, फैक्टरिंग का बिजनेस जिसका होता है, एक जने का डेटर या उसके जो रिसीवेबल होते हैं, मैं एनबीएफसी हूं तो मैंने दूसरे के डेटर और उसकी एसेट्स खरीद ली कि इनको मैं रियलाइज कराऊंगा, मैं फैक्टरिंग का बिजनेस ऑन कर रहा हूं। ठीक है ना, तो वो है फैक्टरिंग का बिजनेस हो गया। नॉन ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी, जो कुछ भी काम नहीं करी, कुछ भी, केवल अपनी ग्रुप कंपनी के शेयर्स होल्ड करके खड़ी हुई है, केवल अपने ग्रुप कंपनी के शेयर होल्ड करने के लिए उसको बनाया, तो इस ग्रुप कंपनी के शेयर होल्ड करके खड़ी हो जाए बस। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जिसका नेट ऑन फंड 300 करोड़ से ज्यादा हो, 75% ऑफ टोटल असेट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करके बन रहा हो उसका, क्रेडिट रेटिंग ए और अबव होने चाहिए, सीआरआर 15% होना चाहिए। ठीक है, 300 करोड़, 75%, 15% और एक रेटिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस, नेट आउट फंड 300 करोड़, और इन्वेस्ट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है,
एक बार इसको ऊपर पढ़ लेना, गलती से क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, मेरा समझाने का एक बार काम था, समझा दिया। ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, एनबीएफसी कौन कौन सी होती है, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताओ, 5 कोई भी एनबीएफसी का, तो ये देख लेना, पढ़ लेना इसको अच्छे से। वह जो मैंने तुमको ऊपर समझाया वो चीजें ही है। एक वो जो मैंने तुमको बताया था, माइक्रो फाइनेंस के अंदर इनकम लोअर इनकम वालों को देते हैं, तो लोअर इनकम किसको कहते हैं? 1 लाख की इनकम है रूरल एरियाज के अंदर और 1,60,000 तक की है अर्बन एरिया के अंदर, ठीक है ना, उनको। और वो जो लोन देंगे ना, वो 1 लाख से ज्यादा, 10 लाख, 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका टेन्योर 24 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल चीजें थी, ये तुम देख लेना। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है आज तक एग्जाम में आया नहीं, पर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कैसे नहीं आया, ये तो आना ही चाहिए। डिफरेंस क्या होता है बैंक और एनबीएफसी के अंदर? वैसे तो मैं तुमको ऊपर सब कुछ समझा चुका हूँ, जो मेन डिफरेंस होता है डिपॉजिट वाला मैं समझा चुका हूँ, पर उसके अलावा कुछ छोटे छोटे डिफरेंस और होते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो मैंने बताया था, डिमांड डिपॉजिट एनबीएफसी नहीं एक्सेप्ट कर सकता, पर कुछ एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, एफडीआरडी जो मैंने तुमको बताया। बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, चेक एनबीएफसी चेक इशू नहीं कर सकता है, नो, बट बैंक इशू कर सकता है। डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, समझते हो क्या होता है? जब भी तुम अपना पैसा किसी बैंक में जमा कराते हो तो कुछ हद तक उसकी एक गारंटी होती है जो आरबीआई गारंटी देता है, और एक डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी होती है कि अगर तुम्हारा पैसा बैंक डूबी तो तुम्हारा पैसा आरबीआई तुमको देगा। वो स्पेसिफिक लिमिट तक होता है, कमर्शियल बैंक में 2.5 लाख ऐसा कुछ होता है, 2.5 लाख समथिंग, तो उतनी गारंटी वो बैंक वगैरह देता है, या कोई अलग एजेंसी होती है गवर्नमेंट की, वो देती है, इंश्योरेंस एजेंसी। पर एनबीएफसी में अगर आपने कोई भी टर्म डिपॉजिट कराई तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं हो सकती है, बैंक के अंदर होती है। प्रायोरिटी सेक्टर होता है क्या? बैंक वालों के ऊपर रूल होता है कि आपको इतना इतना परसेंट, आपको कुछ प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर वालों को 10% देना ही देना पड़ेगा, एक तो 70% देना ही पड़ेगा, ऐसा ऐसा होता है। बैंक वालों पे प्रायोरिटी सेक्टर चल लगता है, इनके एनबीएफसी पे कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर नहीं लगता है, इनकी मर्जी हो किसको लोन देंगे, भाई तुम्हारा प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, फाड़ में। ओके, अब होता है प्रूडेंशियल नॉर्म। प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं? प्रूडेंशियल नॉर्म जनरली होते हैं कैपिटल एडिकेसी रेशियो, आपकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए, इनकम की अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, इनकम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, असेट का क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, असेट को वैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, कौन सी असेट स्टैंडर्ड है, कौन सी असेट सब स्टैंडर्ड है, ये सारी चीजें कहलाती है प्रूडेंशियल नॉर्म। सबसे पहले होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये हो सकता है एमसीक्यू पर्पस के लिए, आया तो नहीं आज तक पर आ सकता है, तो मैं एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी कराते हैं इसको। कैपिटल रिक्वायरमेंट किस पे लगती है? एनबीएफसी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट, डी एंड एनडी। अब वो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट हो गया, अगर कोई भी एनबीएफसी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट हो गई तो अब वो इररिलेवेंट है कि वो डिपॉजिट लेती हो या नहीं लेती हो। कोई भी एनबीएफसी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट हो गई तो वो इररिलेवेंट है कि वो डिपॉजिट लेती हो नहीं लेती हो, तो जहां जहां पे ऐसा ही आ गया वहां पर डी और एनडी दोनों के दोनों ही आएंगे, ठीक है। तो उसका मिनिमम कैपिटल रेशियो कितना होना चाहिए, ये मैंने तुमको समझाया था बैंकिंग के अंदर की कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, कि फॉर्मूला ये तुमको समझाया भी था वहाँ पे, बैंक वाले बैंकिंग चैप्टर में डाला था, बैंक ऑडिट के अंदर मैंने। ये होता है कैपिटल डिवाइड बाय एसेट मल्टीप्लाई रिस्क वेट, कि मतलब कितना कैपिटल एडिक्वेट होना चाहिए रिस्की वेटेज के कंपैरिजन के अंदर। कैपिटल है 500 लाख का, और यहाँ पे अलग अलग तरह की असेट है, असेट 1 मल्टीप्लाई ये कितना रिस्की परसेंट है, प्लस असेट 2 ये कितना रिस्क का परसेंट है, इसके ऊपर कितना रिस्क परसेंट है, तो इनको ऐड करके आ गया मान लो 100, तो 500 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स, 5 टाइम कैपिटल एडिक्वेसी है अपना रिस्की असेट के कंपैरिजन के अंदर। तो हर असेट के ऊपर कुछ रिस्क वेट असाइन हुआ होता है ऑलरेडी, वो सर्कुलर के अंदर टाइम टू टाइम निकलता रहता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो कैश होता है ना उसका रिस्क वेटेज कितना होता है? 0। भाई कैश में तुम्हारी कोई रिस्क है क्या? डेटर के अंदर तो रिस्क होगी, चलो रियलाइज ना हो, फिक्स असेट कभी भी टूट फूट जाए, कैश के अंदर कोई रिस्क है क्या? भाई कैश तो 0 रिस्क वेटेड एसेट है, उसको कितना एमसीयू के पर्पस के लिए मैंने एक बार दे रखा है, कैश 0 रिस्क वेटेड एसेट होता है। मिनिमम कैपिटल रेशियो कितना होता है? टायर 1 प्लस टायर 2 मिला के कैपिटल रेशियो मिनिमम कितना होना चाहिए? 15%। मिनिमम कैपिटल रेशियो 15%, टायर 1 10%, मिनिमम कैपिटल रेशियो 15%, टायर 1 10%, मिनिमम टोटल टायर 1 टायर 2 15% होना चाहिए, टायर 1 कितना होना चाहिए? उसमें 10% होना चाहिए। और अगर मेप एनबीएफसी गोल्ड लैंडिंग में खड़ी है, गोल्ड लैंडिंग बिजनेस में, कि गोल्ड लेके गोल्ड पे फाइनेंस करिए सामने वाले को, तो मिनिमम टायर 1 12% होना चाहिए। तो मिनिमम टायर 1 12%, ऐसे टायर 1 10% होना चाहिए, गोल्ड लैंडिंग बिजनेस में तो 12% होना चाहिए, टोटल के अंदर टायर 1 टायर 2 15% होना चाहिए, 10 12 15 10 12 15 10 12 15, ठीक है। इनकम रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म, अक्रूड बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज होगी, पर एनके में जब रिसीव होगी जब ही होगी, अगर एनपी हो गया तो जब रिसीव होगी तभी होगी, अगर कोई भी पहले रिसीव कर बुक कर चुके हो तो उसको रिवर्स कर दो, बाकी तो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से होती है जनरली। असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, सब पे लगेगा असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, कि कौन सी असेट स्टैंडर्ड है, कौन सी सब स्टैंडर्ड है, कौन सी लॉस है, कौन सी डाउटफुल लॉ असेट है, किस पे कितना प्रोविजन बनेगा, वो सब पे सब कुछ लगेगा।
सारी एनबीएफसी पे एक्सेप्ट माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी, एक्सेप्ट माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी। माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी चले छोटी सी तो एनबीएफसी है, उस पे का एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग नॉर्म बना रहे हो बेचारी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी, उसको छोड़ो भाड़ में गया वो तो, ठीक है ना। तो अब माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी और एक और नोट मैंने डाला हुआ है, इसको ध्यान से रख लेना एमसीक्यू पर्पस के लिए, केस सिनेरियो के लिए, कि केवल अपग्रेड होना ही रीशेड्यूल, अपग्रेड नहीं हो जाएगा रीशेड्यूलिंग होने से। कोई भी रीशेड्यूलिंग, रीशेड्यूलिंग में तुमको बैंक ऑडिट चैप्टर के अंदर समझा कि रीशेड्यूलिंग होना, 5 साल का लोन था उसको 10 साल का लोन कर दिया क्योंकि वो सामने वाला चुका नहीं पा रहा, या फिर ऐसा कोई भी कि मेरा ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट के बाद मैंने डिफॉल्ट भी कर दिया, वो लॉस असेट बन चुका था, पर मैंने चलो बैंक वालों को चलो उसने गिड़गिड़ाया बैंक वालों के सामने कि मेरे को 10 साल और एडिशनल चाहिए, मैं इसको नहीं चुका पाऊंगा। तो ड्यू डेट एक बार तो पूरी हो चुकी थी, लोन लॉस असेट भी बन चुका था, पर चलो बैंक ने कहा कि चलो मैं +10 ईयर और कर लो, तो एक बार तो लॉस असेट हो चुका था, तो क्या +10 ईयर करने से वो स्टैंडर्ड असेट बन जाएगा? नहीं, वो लॉस असेट का लॉस असेट ही रहेगा। स्टैंडर्ड असेट, स्टैंडर्ड असेट वो होती है जिसपे कोई भी डिफॉल्ट नहीं कराए सामने वाले ने प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट का। पर भाई एक चीज इसमें बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है, चाहे कोई स्टैंडर्ड असेट भी क्यों ना हो, उस पे भी तुमको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा? 0.4% एंड 0.25%। अगर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है तो हर बार ज्यादा प्रोविजन बनाना है, ध्यान रख लेना, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है तो हर बार ज्यादा प्रोविजन बनाना है। अब चाहे डिपॉजिट लेता हो या ना लेता हो, डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट टेकिंग, 0.4% और 0.25%। और अगर नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है और नॉन डिपॉजिट है, एसआई के अंदर तो दोनों, चाहे डिपॉजिट हो या नॉन डिपॉजिट, 0.4%, और नॉन एसआई नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट में 0.25%। 0.4% 0.25%, एसआई को ज्यादा बनाना है, 0.4% 0.25%, ऐसे 0.4% और 0.25%, 0.4% 0.25%, एसआई को ज्यादा बनाना है। सब स्टैंडर्ड असेट क्या होता है? जो असेट एनपीए हो चुका है और एनपीए होने के बाद 18 महीने तक ही अभी तक वो पड़ा हुआ है, एनपीए 18 महीने से ज्यादा नहीं हो चुका है, ठीक है ना, एनपीए 18 महीने तक, और 18 महीने और यहाँ पे 12 महीने, एसआई के अंदर केवल 12 महीने एनपीए हो चुका है। एनपीए कब होता है? वो इसका जो एनपीए होता है ना, वैसे जनरली बैंक के अंदर क्या होता है, 90 डेज वाली कंडीशन है, इसके एनबीएफसी में एनपीए के लिए 6 मंथ वाली कंडीशन है। एनपीए हो गया, 6 मंथ हो गया, 6 मंथ तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया इस डेट को, पर अब 6 मंथ यहाँ पे एनपीए हो गया, अब इस 6 मंथ से भी यहाँ पे 18 महीने पूरे हो रहे, एडिशनल 18 महीने, मतलब यहाँ से 18 महीने और, तो यहाँ के टाइम पीरियड में अगर वो फॉल कर रहा है तो वो सब स्टैंडर्ड असेट है। एनपीए तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे और एडिशनल 18 महीने, तो यहाँ के अगर टाइम पीरियड में फॉल कर रहा है और यही अगर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे केवल 12 महीने, यहाँ पे केवल 12 महीने, तो उसको कहेंगे सब स्टैंडर्ड असेट, यहाँ पे इसको कहेंगे सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड असेट पे कितना बनाना है? 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग, 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग आपको प्रोविजन बना के चलना है। लाइक बैड डेट वाला प्रोविजन नहीं होता क्या, बैड डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उस तरह की प्रोविजन नहीं है। 0.4% 0.25% स्टैंडर्ड पे भी बनाना है और सब स्टैंडर्ड पे 10% बनाना है। डाउटफुल असेट क्या होता है? जो ऊपर 18 महीने और 12 महीने बताया था वो उससे भी एग्जिट हो गया, 18 महीने से एग्जिट हो गया, 12 महीने से एग्जिट हो गया, तो वो अगर वो अनसिक्योर्ड है, पहले क्या था स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, आ गया डाउटफुल। डाउटफुल अगर अनसिक्योर्ड है तो 100% प्रोविजन बना दो, सिक्योर्ड है तो ये तुम देख लेना 20%, 30% और 50%, 1 साल तक है, मतलब असेट डाउटफुल पड़ा है, 1 साल तक डाउटफुल पड़ा है। कैसे समझाऊं? चलो, 6 महीने के अंदर यहाँ पे हो गया एनपीए, यहाँ पे +18 महीने मिल रहे हैं डाउटफुल होने के लिए, +18 महीने भी एग्जिट हो गया ये यहाँ से। अब अगर यहाँ से भी +1 ईयर, +1 ईयर तक है तो 20%, और यहाँ से अगर +2 ईयर पे पहुंच गया ये, मतलब अप टू 3 ईयर, 1 to 3 ईयर है जो, 1 to 3 ईयर तक पहुंच गया ये, तो 30%, और 3 साल से भी एग्जिट हो गया तो 50%। ये इसकी ऐसी चेंज चल रही है, ठीक है। 0.4, 0.25, 10%, 100% अनसिक्योर पे, सिक्योर है तो 20-30-50, सिक्योर है तो 20-30-50, 1 साल से 3 साल और 3 साल से ज्यादा। लॉस असेट है तो 100%, चाहे वो सिक्योर हो अनसिक्योर हो, लॉस असेट है तो मतलब 100% प्रोविजन बनाना है, चाहे वो सिक्योर हो या अनसिक्योर हो। अब लॉस असेट कैसे आइडेंटिफाई होगी? या तो इंटरनल ऑडिटर ने बोला है, उसकी भविष्यवाणी करिए, मतलब उसने चेकिंग वगैरह से पता करा है कि ये इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर ने बोला है कि लॉस असेट है, या फिर अपन को खुद को कंपनी को लग गया कि अब रिकवर नहीं हो पाएगा, सिक्योरिटी की वैल्यू डाउन हो गई है, फ्रॉडुलेंट एक्ट कुछ था, ऐसा कुछ पकड़ में आया है, ऐसी कोई भी कंडीशन हो गई तो 100% राइट ऑफ कर दो। इफ फॉर एनी रीजन इट रिमेन इन बुक, प्रोवाइड फॉर 100% प्रोविजन, ठीक है। व्हाट इज एनपीए? एनपीए क्या होता है समझाने की जरूरत है? बैंक और चैप्टर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वहां पे बस 90 डेज था, यहाँ पे 6 मंथ है, यहाँ पे 6 मंथ, वहां पे क्या था 90 डेज था। असेट के अंदर इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया मोर देन ग्रेटर देन अप टू 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा। टर्म लोन के अंदर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गई, डिमांड लोन के अंदर
कॉल अपन कर चुके हो पर अभी तक उसने 6 महीने से पैसा नहीं चुकाया, बिल के अंदर ओवर ड्यू हो गया है बिल, 6 मंथ बिल, मतलब जो बिल रिसीवेबल बिल पेपर वाले होते हैं वो, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, एनी ड्यू, कोई भी कुछ भी चीज़ है। और एक ये चीज जो बैंकिंग के अंदर भी थी, अगर कोई भी एक बैंक से आपकी एक एनबीएफसी से तीन फैसिलिटी चल रही थी, तीन क्रेडिट फैसिलिटी चल रही थी, एक एनबीएफसी से क्रेडिट फैसिलिटी 1 चल रही थी, 2 चल रही थी, 3 चल रही थी, अगर कोई भी एक एनपीए हो गई, ये एनपीए हो गई, चाहे ये दोनों सही भी क्यों नहीं चल रही है, तो भी इसको डीम्ड एनपीए मान लेंगे, इनको भी एनपीए करार दे दिया जाएगा। एक कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी एनपीए से अगर आपकी हुई तो उस सेम एनबीएफसी की अदर फैसिलिटीज भी उसी कस्टमर से एनपीए मान ली जाएगी। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट अपना इधर हो गया। जनरल ऑडिट प्रोसीजर फॉलो ऑन एनबीएफसी। सारी एनबीएफसी, ऑल एनबीएफसी पे जनरल ऑडिट प्रोसीजर क्या लगता है मिस्टर? चलो ये तो तुम पढ़ लेना, नॉर्मल चीजें हैं। जनरल ऑडिट प्रोसीजर क्या है? अरे बीसी पीसी नहीं चल रहा है तो मैं ऑडिट कैसे करूं? अरे बीसी पीसी नहीं चल रहा है तो मैं ऑडिट कैसे करूं? इसका बीसी, बीसी मतलब तुम जानते ही हो, क्या जानते हो? भैरव चंद्र, भैरव चंद्र, तुम पता नहीं क्या जानते हो, यहाँ पे बीसी मतलब है भैरव चंद्र, ठीक है ना, भैरव चंद्र, ओके। अरे बीसी, अरे से रे, र र, अरे से रे, र मतलब आर होता है ना, अरे बीसी जब पीसी ही नहीं चल रहा तो मैं ऑडिट कैसे करूं? अरे बीसी जब पीसी नहीं चल रहा तो ऑडिट कैसे करूं? तो अब जनरल ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है एनबीएफसी में? अरे बीसी जब पीसी नहीं चल रहा तो ऑडिट कैसे करूं? बीसी से सबसे पहले असर्टेन करना है अपन को बिजनेस ऑफ कंपनी, कंपनी का बिजनेस कैसा है, फिर उसके बाद सी से इंटरनल कंट्रोल देखने कंपनी के, मतलब एनबीएफसी के, फिर बीसी पीसी ही नहीं चल रहा, अरे बीसी पीसी ही नहीं चल रहा, आर से क्या था फर्स्ट ऑफ ऑल, अरे र से आर, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, पीसी, पी से प्रोडेंशियल नॉर्म, सी से क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, पी से प्रोडेंशियल नॉर्म क्लासिफिकेशन, बी से क्या करना है, आर से, चलो आर से क्या करना है, फिर रजिस्ट्रेशन विद एनबीएफ, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई चेक करना है, बी से बिजनेस देखना है, सी से कंट्रोल चेक करने हैं, पी से अपन को प्रोडेंशियल नॉर्म चेक करने हैं, सी से क्लासिफिकेशन चेक करना है, ठीक है ना। अब बिजनेस कैसे चेक करना है? असर्टेन द बिजनेस ऑफ ए कंपनी थ्रू रीडिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये देखना है, और प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है एनबीएफसी की, वो चीज चेक करनी है कि वो हाउसिंग फाइनेंस करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करती है, या कौन सी तरह की एनबीएफसी है वो। इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, उसकी अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल अपन अच्छे से समझेंगे। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, हर कंपनी को, हर एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, तो क्या कंपनी ने, एनबीएफसी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है आरबीआई से, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपन ले लेंगे। क्या वो मिनिमम नेट आउट फंड जो 2 करोड़ का था वो रखती है नहीं रखती है, वो ऐसा, वो सारी चीजें अपन चेक करेंगे। क्लासिफिकेशन देखेंगे कि उसने क्लासिफिकेशन प्रॉपर कर रखा है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, लॉस असेट, डाउटफुल असेट, वो सब असेट के हिसाब से उसने असेट को क्लासिफाई कर रखा है। प्रूडेंशियल नॉर्म वो चेक करेंगे, प्रूडेंशियल नॉर्म जो मैंने तुमको समझाए थे, अलग अलग तरह के होते हैं, इनकम रिकॉग्नाइज कैसे करना है, इनकम मतलब एनपीए के ऊपर, ऐसे तो अक्रूड बेसिस पे होती है, बाकी एनपीए होगा तो जब रियलाइज होगी तभी करेंगे एनपीए के अंदर। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कैसे अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से लगेंगे, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सेट क्लासिफिकेशन कैसे करना है, बैड डेट की प्रोविजनिंग कैसे करनी है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, ये बहुत सारी चीजें हैं। और एक प्रोहिबिशन होता है कि खुद की असेट, मॉर्गेज लोन समझते हो, सामने वाले को असेट दी तो अपन उसको लोन देते बदले में, तो मॉर्गेज लोन खुद ने अपने खुद की कंपनी के को शेयर से, एनबीएफसी के खुद के शेयर है, तो खुद के शेयर के बदले अपन किसी को मॉर्गेज, उसको खुद के शेयर को अपन को मॉर्गेज कर रख के किसी को लोन नहीं दे सकते। खुद का जो शेयर है वही सामने वाले बंदे ने अपने कंपनी के शेयर खरीद रखे, वो खुद अपनी कंपनी के शेयर मॉर्गेज दे के दे रहा है अपन को, और वो अपन से लोन मांग रहा है, ऐसा अलाउ नहीं है। ऐसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि एक ग्रुप्स होते हैं अलग अलग तरह के, कि ये जो रिलेटेड कंपनी के जितने भी ग्रुप है, कंपनी के रिलेटेड कंपनी ग्रुप है, या कोई भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि कंसंट्रेशन की, इस टाइप के इंडिविजुअल को, इतने टाइप के ग्रुप को आप मैक्सिमम 10% तक लोन ही दे सकते हो, एक किसी इंडिविजुअल को मैक्सिमम अपनी कंपनी के लोन में 10% लोन दे सकते हो, पूरे ग्रुप को मिला के 20% तक ही लोन दे सकते हो उनको। ये कुछ कंसंट्रेशन नॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना, वो सारी ये सब प्रूडेंशियल नॉर्म कहलाते हैं। ये तो यू याद हो जाएंगे, सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है, ओके। देन ऑडिट प्रोसीजर फॉर स्पेसिफिक एनबीएफसी, स्पेसिफिक एनबीएफसी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले एनबीएफसी एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, जो एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करिए उसमें क्या क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर आपको लगाने पड़ेंगे। अब इसकी एक सीक्वेंस होगी, कोई भी एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट अगर एक्सेप्ट करिए तो इसकी एक सीक्वेंस होगी, प्रोसेस होगा पूरा का पूरा। प्रोसेस कैसे होगा कि सबसे पहले मुझे क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, मुझे अगर पब्लिक डिपॉजिट लेनी है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन लेनी पड़ेगी। अगर मेरी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, कि मैं एनबीएफसी हूँ, मेरी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, अगर मेरी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो ही मैं एक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सबसे पहले मेरी क्रेडिट रेटिंग लूंगा, क्रेडिट रेटिंग लेने के बाद अब मैं क्रेडिट अच्छी आ गई तो अब मैं सामने वाले से
एक एप्लीकेशन लूंगा डिपॉजिट की एप्लीकेशन भी तो देखा सामने वाला। डिपॉजिट की जब वो एप्लीकेशन लेगा, मेरे पास डिपॉजिट की एप्लीकेशन आई, तो मैं बोर्ड रिजोल्यूशन पास करूंगा कि भाई मेरे पास डिपॉजिट की एप्लीकेशन आई है, अपन को एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करना मना तो नहीं है ना, एक्सेप्ट करना मना तो नहीं है ना। पहले मैंने क्या करा, क्रेडिट रेटिंग ली। क्रेडिट रेटिंग लेने के बाद सामने वाले से कोई डिपॉजिट की एप्लीकेशन आई। डिपॉजिट एप्लीकेशन आने के बाद मैंने एक बोर्ड का रिजोल्यूशन पास करा कि भाई मैं एक्सेप्ट कर लूँ ना, एक्सेप्ट करना मना तो नहीं है ना, वो डिपॉजिट कर लूंगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने एक्सेप्ट करा, वो डिपॉजिट रजिस्टर में उस बंदे का नाम लिख लूंगा, डिपॉजिट रजिस्टर में उस बंदे का नाम लिख लूंगा कि इससे मैंने एक्सेप्ट करी। फिर जब वो जो मेरे पास पैसा आ गया, तो उस पैसे का करूंगा कि एनबीएफसी उस पैसे को मैं जेब में रख के घूमूंगा तो नहीं इधर उधर। अब उसको क्या इन्वेस्ट ही करूंगा ना, ऑफकोर्स। अब वो पैसा आ गया तो उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। ईयर एंड पे इंटरेस्ट ले लूंगा, दे दूंगा। मतलब इंटरेस्ट, एक तो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आएगा, और जिसने डिपॉजिट दिया उसको इंटरेस्ट देना है, और एक क्लोजिंग रिटर्न भी फाइल कर दूंगा। ठीक है, अब यही है। क्रेडिट रेटिंग ले ली मैंने, सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग ले ली। क्रेडिट रेटिंग से मैंने रिटर्न एप्लीकेशन ली डिपॉजिटर से। डिपॉजिटर से रिटर्न एप्लीकेशन आई तो मैं बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दिया डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का। फिर मैंने डिपॉजिट रेशन में उसका नाम लिख दिया। फिर जो पैसा आया था उसको मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर बाद में ईयर एंड पे इंटरेस्ट भी, लेन देन ले लिया, और रिटर्न भी फाइल कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या चेक करना है कि क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग ले तो ली थी ना बंदे ने, कंपनी एनबीएफसी ने क्रेडिट रेटिंग ली तो ली थी ना अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के पहले। और जो भी डिपॉजिटर है, अगर कोई एक्सेप्ट अपन को डिपॉजिट दे रहा है, तो उससे रिटर्न एप्लीकेशन कंपनी ने ली है नहीं ली है। और कोई भी अगर कंपनी ने ऐसा रिजोल्यूशन पास तो नहीं कर रखा ना कि ही विल नॉट एक्सेप्ट, इट विल नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट इन फ्यूचर, कोई भी फ्यूचर में डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसा कोई बोर्ड रिजोल्यूशन पास तो नहीं कर रखा है ना। डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन तो कर रखा है ना, वो मैं चेक करूंगा। इन्वेस्टमेंट इज मेड इन लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट होती है उसमें मैं केवल इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कुछ स्पेसिफाइड असेट होती है उसमें। इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखूंगा कि ज्यादा या कम इंटरेस्ट तो पे नहीं करा है। और फिर मैं प्रिस्क्राइब रिटर्न होते हैं वो फाइल करनी पड़ेगी एनबीएफसी को। कुछ रिटर्न्स होते हैं उनके लिए, आरबीआई के अंदर बैंक कुछ आरबीआई को रिटर्न फाइल करने होते हैं, वैसे एनबीएफसी को कुछ रिटर्न फाइल करने होते हैं। टाइमली बेसिस पे वो चीज चेक कर लूंगा। अब एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म में कैसे चेक करूंगा, एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म कैसे चेक करने हैं। एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म सबसे पहले चेक द कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म, चेक द कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म। प्रूडेंशियल नॉर्म कैसे चेक करने, कंप्लायंस चेक करूंगा प्रूडेंशियल नॉर्म की। प्रूडेंशियल नॉर्म क्या होते हैं वो मैं तुमको पहले ही समझा चुका हूं। इनकम रिकॉग्नाइजेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एसेट क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें। तो अब सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे को अगर एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म चेक करने हैं, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कंप्लायंस प्रूडेंशियल नॉर्म की। प्रूडेंशियल नॉर्म की कंप्लायंस चेक करूंगा, देखूंगा कि कंपनी कंप्लाई कर रही है ना प्रूडेंशियल नॉर्म। प्रूडेंशियल नॉर्म की कंप्लायंस चेक करूंगा कि वो कंप्लाई कर रही है ना प्रूडेंशियल नॉर्म। कंप्लायंस चेक करूंगा कि वो कंप्लाई कर रही है ना प्रूडेंशियल नॉर्म। कंप्लायंस चेक करूंगा कि वो कंप्लाई कर रही है ना प्रूडेंशियल नॉर्म। कंप्लायंस चेक करूंगा कि वो कंप्लायंस चेक कर रही है ना प्रूडेंशियल नॉर्म। जब मतलब एक तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे वेदर द एनबीएफसी कंप्लाइंट विद द प्रूडेंशियल नॉर्म, जो भी क्लासिफिकेशन होते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, उस हिसाब से ही उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है एसेट को। डिमांड एंड कॉल लोन, जो भी डिमांड, कॉल लोन नहीं होते, कभी भी लोन को मैं वापस रीपे करने के लिए मंगा सकता हूँ, उसके लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रखी है ना। ये 2 पॉइंट तो एक जैसा हो गया, ये अलग से, और ये 2 पॉइंट एक जैसा। कंप्लायंस चेक करूंगा कि कंप्लाई तो कर रही है ना, कंप्लायंस चेक करूंगा कि कंप्लाई तो कर रही है ना। विद ये 2 पॉइंट है एनपीए के रिलेटेड, 2 पॉइंट किसके, एनपीए के रिलेटेड, कि एनपीए की इनकम होगी वो रियलाइजेशन बेसिस पे ही मैं रिकॉर्ड करूंगा। अगर पिछले साल कोई एनपीए था, इस साल वो एनपीए मैंने नहीं माना कि इस बार एनपीए से हो सकता है वो स्टैंडर्ड हो गई हो, तो वो सारी चीज मुझे चेक करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड क्यों हुआ, असली में पैसा मिला था क्या, क्या चीजें हुई थी। क्लासिफाइड एज एनपीए इन द प्रीवियस ईयर, ऑल्सो कंटिन्यू टू शो एज इन करंट ईयर। ठीक है, चलो। ऑडिटर चेकलिस्ट इन जनरल, अब ऊपर तो हो गई अपनी जो स्पेसिफिक एनबीएफसी की थी। अब कोई इन जनरल में बाकी बची हुई एनबीएफसी की कैसे ऑडिट करूंगा, इन जनरल। जैसे बाकी बची हुई में क्वेश्चन आता है हर बार, इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्रेडिट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। पहले इन्वेस्टमेंट कंपनी अलग होती थी, इन्वेस्टमेंट कंपनी अलग होती थी, क्रेडिट कंपनी अलग होती थी। अभी नए एरा के अंदर, मतलब जो नई मॉड्यूल है और नए में असली में यही हो गया है कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी एनबीएफसी को एक मर्जी कर दिया है। ठीक है ना। तो मैं कैसे चेक करूंगा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी के अंदर, तीन चार रिलेटेड पॉइंट है इसके अंदर। शेयर्स के रिलेटेड पॉइंट है, इनकम रिकॉग्नाइजेशन रिलेटेड पॉइंट है, असेट रिलेटेड पॉइंट है। किसके रिलेटेड, शेयर्स के रिलेटेड। एक तो शेयर, इनकम, असेट, शेयर, इनकम, असेट, और कुछ अदर पॉइंट। शेयर्स, इनकम, असेट, कुछ अदर पॉइंट। शेयर, इनकम, असेट, कुछ अदर पॉइंट। शेयर के रिलेटेड है कि जो भी शेयर होगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी उसने शेयर के अंदर का इन्वेस्ट कर रखा हो, तो मेरे को या तो शेयर को फिजिकली वेरीफाई करके आना पड़ेगा, या तो शेयर को फिजिकली वेरीफाई करके आना पड़ेगा, या फिर जिस डिपॉजिटरी के पास पड़े, या फिर जिस डिपॉजिटरी के पास पड़े उससे कंफर्मेशन मंगाना पड़ेगा। ठीक है, या तो शेयर को फिजिकली वेरीफाई करूंगा मैं, या फिर जिस डिपॉजिट के पास पड़े उससे वेरीफाई करूंगा। एक और चीज मैंने समझाई थी कि खुद के एसेट के बदले आप फाइनेंस नहीं कर सकते।
फिजिकली वेरीफाई ऑल द शेयर या फिर डिपॉजिटरी से कंफर्मेशन लूंगा। एनबीएफसी नॉट एडवांस एनी लॉन्ग अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर, खुद की शेयर की सिक्योरिटी रख के आप एडवांस नहीं दे सकते। अब एस इनकम रिकॉग्नाइजेशन वगैरह के अंदर वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो सब एस 13 फॉलो करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इनकम जब डिक्लेयर होगी तभी मैं अकाउंट करूंगा, ये सब इनकम के रिलेटेड पॉइंट है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ एनपीए, जब एनपीए कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब असली में रियलाइज हो जाएगा। असेट रिलेटेड पॉइंट क्या हो सकते हैं, क्लासिफाई सही होगा, वैल्यूएशन सही होगा, ठीक है ना, यही तो होता है असेट रिलेटेड पॉइंट। एक तो क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा मुझे लोन एडवांस का कि स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड आउटफुल सब सही है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद द एनबीएफसी प्रूडेंशियल नो वैल्यूएशन। अदर पॉइंट कुछ मैं और क्या देख सकता हूँ, बोर्ड मिनट चेक कर लूंगा, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बोर्ड मिनट के में डिसीजन हुआ था ना इस इन्वेस्टमेंट को सेल परचेज करने के लिए, कोई भी ब्रोकर से जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसको वेरीफाई कर लूंगा। नॉट इन्वेस्टेड इन एक्सेस ऑफ लिमिट टू सिंगल बोरोवर और ग्रुप में, नहीं पता सिंगल पर्सन, सिंगल रिलेटेड पार्टी और सिंगल ग्रुप को आप मैक्सिमम इतना ही आप लैंड कर सकते हो, उसके कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी। एनबीएफसी में कौन कौन से क्लासिफाई करके फ्रॉड, सबसे पहले तो एसए 240 के अंदर दो फ्रॉड थे, क्या दो फ्रॉड थे, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, वैसे दो इधर डाल दो, एक तो मिस अप्रोप्रिएशन और एक फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वही हो गया फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन बुक्स ऑफ अकाउंट, एक मिस अप्रोप्रिएशन एक फ्रॉडुलेंट मिस मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स। पूरा अगर इसको यहाँ पे पढ़े अपन तो मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट था, फ्रॉड चेक था, उससे अपन ने फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट करा लिया, बुक्स को अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया, फिक्टिशियस एंट्री वगैरह पास कर दी, उस टाइप की चीजें हैं। और एक है सीसीजीएफ, क्या है, चमन चोमू जीएफ, चमन चोमू जीएफ, उसको जीएफ को बोले अगर तू ऐसी चमन चोमू हरकतें करेगी तो कभी भी फ्रॉड हो जाएगा। क्या बोले जीएफ को, चमन चोमू हरकतें करेगी तो कभी भी फ्रॉड हो जाएगा। चमन चोमू जीएफ, चमन चोमू जीएफ, कभी भी अगर ऐसी चमन चोमू हरकतें करी तो कभी भी फ्रॉड हो जाएगा। चमन चोमू जीएफ, चमन चोमू जीएफ, चमन चोमू जीएफ, सीसीजीएफ, 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 दो तो ऐसे 240 वाले फ्रॉड हो गए, फिर सीसीजीएफ चमन चोमू फ्रॉड, चमन चोमू फ्रॉड, चमन चोमू जीएफ फ्रॉड, अगर चमन चोमू वाली हरकतें करी जीएफ ने तो कभी भी फ्रॉड हो जाएगा। चमन चोमू, सी से कैश शॉर्टेज, सी से चीटिंग एंड फोर्जरी, कैश शॉर्टेज भी हो सकता है चीटिंग एंड फोर्जरी, या फिर ऐसे याद कर लो कि चीटिंग करी किसी बंदे ने इसलिए कैश शॉर्टेज हो गया, चीटिंग करी इसलिए कैश शॉर्टेज हो गया। और जीएफ से ग्रेटिफिकेशन मतलब इलीगल ग्रेटिफिकेशन और एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में इरेगुलरिटी, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में इरेगुलरिटी, ठीक है। तो अनऑथोराइज क्रेडिट फैसिलिटी दी है अपन ने किसी को, क्रेडिट फैसिलिटी अनऑथोराइज दे दी अपन ने किसी को, इलीगली अपन ने उसको ऑथोराइज कर दिया लोन वगैरह, या फिर नेग्लिजेंस करा अपन ने जिसकी वजह से कैश शॉर्टेज हो गया, या फिर कोई चीटिंग फोर्जरी हुई वो ऐसा कुछ हो गया तो ये फ्रॉड है। इरेगुलरिटी है कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ठीक है। बाकी एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज, ये जो है ना नेग्लिजेंस कैश शॉर्टेज और एक इरेगुलरिटी इन फॉरेन ट्रांजेक्शन, क्या एक और इरेगुलरिटी इन फॉरेन ट्रांजेक्शन, ये तब ही रिपोर्ट करने हैं जब इंटेंशन टू चीट डिफ्रॉड प्रूव हो जाए। ये कब रिपोर्ट करने हैं, जब कैश शॉर्टेज, ठीक है, कैश शॉर्टेज और एक फॉरेन ट्रांजेक्शन में इरेगुलरिटी, कैश शॉर्टेज और फॉरेन ट्रांजेक्शन में इरेगुलरिटी तभी अपन को रिपोर्ट करने हैं जब अपना प्रूव हो जाए कि सामने वाले ने ये जानबूझ के करा था, चीटिंग और डिफ्रॉड करने के लिए जानबूझ के करा था, ये प्रूव हो जाए। बट डीम्ड प्रूव मान लेंगे, डीम्ड प्रूव मान लेंगे मतलब अपन को रिपोर्ट करना पड़ेगा जब शॉर्टेज कितना आया हो कैश में, 10,000 से ज्यादा, या फिर 5,000 से ज्यादा, या तो 10,000 से ज्यादा या फिर 5,000 से ज्यादा आया हो, जब मैनेजमेंट ऑडिटर या फिर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने जब छानबीन करी तब पता पड़ा कैश शॉर्टेज है। एक तो क्या था, कैश का ऑफिसर खुद बंदा संभाल रहा था जो कैश की पोजीशन, उसने रिपोर्ट नहीं करा, उसको पहले से पता था कैश शॉर्टेज है, उसने रिपोर्ट नहीं करा, पर जब मैनेजमेंट जब चेक कर रहा था, ऑडिटर चेक कर रखा था, या कोई इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है वो चेक कर रखा था, तब पता पड़ा कि कैश का शॉर्टेज 5,000 से ज्यादा है, तो अपन को रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको। एंड नॉट रिपोर्टेड ऑन द अकरेंस ऑफ पर्सन हैंडलिंग केस, जो हैंडल कर रहा है केस उसने रिपोर्ट नहीं करा था, इस केस के अंदर तो 5,000, अदरवाइज अगर पर्सन खुद हैंडल कर रहा है उसने रिपोर्ट करा तब क्या हो गया 10,000। ऑडिटर ड्यूटी कंप्लायंस विद द एनबीएफसी रिपोर्ट आरबीआई डायरेक्शन, मैंने कहा था और इसके अंदर एनबीएफसी में कितनी रिपोर्ट सबमिट होती है, 3 रिपोर्ट सबमिट होती है, शेयर होल्डर को, आरबीआई को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को, आरबीआई को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर को तो सेक्शन 143 के अंदर सबमिट होती है, उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आरबीआई को भी सबमिट होती है, आरबीआई को एक्सेप्शनल रिपोर्ट जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को स्पेसिफाइड मैनर में एक रिपोर्ट जाती है। चलो बताता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या रिपोर्ट जाती है। हर एनबीएफसी के अंदर ये रिपोर्ट जाएगी, बहुत बेसिक चीज है, सारी एनबीएफसी के अंदर ये रिपोर्ट जाएगी। रिपोर्टिंग के अंदर, रिपोर्टिंग में क्या जाएगी, क्या बैंक क्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई से ले लिया था, क्या वो अभी भी एलिजिबल है उसको होल्ड करने के लिए, क्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया था,
क्या अभी भी एलिजिबल है क्या उसको होल्ड करने के लिए। whether the company's obtained certificate of registration is entitled to hold certificate of registration, क्या ले लिया था और अभी भी एलिजिबल है क्या होल्ड करने के लिए, क्या ले लिया था और अभी भी एलिजिबल है क्या होल्ड करने के लिए। whether the company's obtained certificate, और अभी भी entitled है क्या उसको होल्ड करने के लिए। whether the company's obtained certificate of registration, और अभी भी entitled है क्या उसको होल्ड करने के लिए। और नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है क्या, क्या सर्टिफिकेट ले लिया था और अभी भी इंटाइटल्ड है क्या उसको होल्ड करने के लिए, और नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है क्या। Submit the certificate from the statutory auditor that it's holding the COR, पर statutory auditor सर्टिफिकेट देगा कि COR सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होल्ड करता है, एलिजिबल भी है होल्ड करने के लिए। किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, टू द रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनबीए नॉन बैंकिंग एनबीएफसी, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन को वो सबमिट करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन को सबमिट करेगा। ठीक है, कब सबमिट करेगा, विथ इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट फाइनलाइज होने के विथ इन 1 मंथ में, या फिर 30 दिसंबर लास्ट डेट है, 30 दिसंबर लास्ट डेट है, विथ इन 1 मंथ ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट बट 30 दिसंबर लास्ट डेट है। अब एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट होल्ड एक्सेप्ट कर रही है उसके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग होगी, एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग अपार्ट फ्रॉम द मैटर इन्यूमरेटेड इन ए जो अपन ऊपर पढ़े, उसके अलावा एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग क्या होगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग होगी भाई साहब, डिपॉजिट ले रही है तू क्या ले रही है एनबीएफसी, डिपॉजिट ले रही है, तो डिपॉजिट लेने की औकात भी है, डिपॉजिट लेने की औकात भी है तेरी, क्या बोलेंगे अपन उसको, डिपॉजिट लेने की औकात भी है तेरी। बोलेंगे हाँ है, तो बोलेंगे तो तूने ली क्या, तो तूने ली क्या, एक्सेस में तो नहीं ले ली, और फिर रीपे करने में डिफॉल्ट तो नहीं कराना, डिपॉजिट लेने की औकात भी है क्या तेरी, वो बोलेगी हाँ है, तो अपन उसको पूछेंगे अच्छा मतलब तूने डिपॉजिट ली है, तो एक्सेस में तो नहीं ली, रीपे करते हो कोई डिफॉल्ट तो नहीं करा, एक्सेस में तो नहीं ली, रीपे करते हो कोई डिफॉल्ट तो नहीं करा, डिपॉजिट लेने की औकात भी है क्या तेरी, एक्सेस में तो नहीं ली, एक्सेस में तो सॉरी डिपॉजिट ली है क्या फिर तूने, एक्सेस में तो नहीं ली, रीपे करते हो डिफॉल्ट तो नहीं करा, ये चीज। चलो, तो डिपॉजिट लेने की औकात भी है क्या तेरी, औकात मतलब उसके जो भी नॉर्म्स होते हैं जो उन्होंने बोले हैं 2 करोड़ 15% CRAR वगैरह ये सब चीजें फुलफिल होनी चाहिए। एक्सेप्टिंग ए पब्लिक डिपॉजिट विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग, एक तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट लेनी पड़ेगी आपको, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो आपकी औकात बताएगी कि आप डिपॉजिट ले पाते हो नहीं ले पाते हो, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपने मिनिमम ऐसा तो मतलब अपन को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कभी भी ऐसा तो नहीं है ना कि क्रेडिट रेटिंग से एजेंसी लिए बिना उन्होंने रिपोर्ट डिपॉजिट ले ली हो, ठीक है, तो विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग। और एक और जो क्रेडिट रेटिंग जिस इन्वेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बहुत सारी होती है ना, इकरा होती है और ऐसी बहुत सारी एजेंसीज होती है जो क्रेडिट रेटिंग देती है कंपनी को, तो जो भी क्रेडिट रेटिंग जिस भी कंपनी से ली आपने वो एनबीएफसी के अंदर रजिस्टर्ड थी ना, लिस्टिंग थी ना, क्योंकि एनबीएफसी ने कोई लिस्ट निकाल रखी है कि आपको अगर एनबीएफसी बनना है रजिस्ट्रेशन लेना है तो इन कंपनीज से इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिस्टेड है ना अपनी एनबीएफसी के अंदर डायरेक्शन के अंदर, तो आपने क्रेडिट रेटिंग ली क्या और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सही वाली है, क्रेडिट रेटिंग ली क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सही वाली है, तो औकात है क्या, औकात किससे पता पड़ेगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से और एक सीआरएआर से, मिनिमम सीआरएआर जितना बोलता है उतना सीआरएआर तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। औकात है क्या मतलब क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी सही है और सीआरआर भी उतना है। डिपॉजिट मतलब तूने बोलेंगे हाँ है औकात तो है, मतलब तूने डिपॉजिट ली है, मतलब तूने डिपॉजिट ली है, एक्सीडिंग एग्जिट तो नहीं कर ली ना, मतलब मिनिमम डिपॉजिट लेनी थी मैक्सिमम उससे ज्यादा तो नहीं ले ली, रीपे करने में डिफॉल्ट तो नहीं करा, डिपॉजिट ली है एग्जिट तो नहीं करी डिफॉल्ट तो नहीं करा, डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम शेयर होल्डर इज विथ इन द लिमिट, कितना लिमिट में, एग्जिट नहीं करी है, एग्जिट नहीं करी है जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दी है ना, क्रेडिट रेटिंग ने बोला एजेंसी ने कि आप इतनी ही एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा एग्जिट नहीं करी है, और डिफॉल्ट नहीं करा है रीपे करते टाइम, डिफॉल्ट नहीं करा है इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल पेमेंट, ठीक है ना। सम कंप्लाइंस एंड नॉर्म्स टू फॉलो, उसके अलावा कुछ पॉइंट अलग से, कुछ कंप्लाइंस आपको अलग से फॉलो करनी है, प्रूडेंशियल नॉर्म आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्वार्टरली रिटर्न देना पड़ेगा, प्रूडेंशियल नॉर्म फॉलो करे उसका रिटर्न देना पड़ेगा डिपॉजिट का, और कभी भी ओपनिंग या क्लोज कर ओपन कर रहे हो आप नई ब्रांच वगैरह तो उसका आपको एनबीएफसी आरबीआई वाले को आरबीआई नॉन बैंकिंग सुपरविजन को आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, एक तो ऊपर भी में क्या पढ़ा, सबसे पहले फर्स्ट में पढ़ा था अपन ने ए पॉइंट के अंदर सारी एनबीएफसी को क्या क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, सेकंड पढ़ा जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं उसको क्या करनी पड़ती है, थर्ड एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, तो एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही उसमें अपन देखेंगे कि आपने बोर्ड रिजोल्यूशन कोई पास करा है क्या कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे डिपॉजिट जिंदगी भर, आपने कोई बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा है क्या कि आप उस बोर्ड रिजोल्यूशन में बोल रहे हो कि मैं कभी भी कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और अगर आपने सब बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा है
तो क्या उसके बाद भी आपने कभी डिपॉजिट ले ली है क्या? उसके बाद भी कभी आपने डिपॉजिट ले ली है क्या? क्या आपने रिजोल्यूशन पास करा है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, और क्या आपने एक्सेप्ट करी है क्या उसके बाद भी कोई भी पब्लिक डिपॉजिट? ये दो पॉइंट तो बहुत नॉर्मल है। फिर एक प्रूडेंशियल नॉर्म की कंप्लायंस आपको सब में देखनी ही पड़ेगी, और ये अलग पॉइंट है, ये अभी तो आप खुद पढ़ लेना ये, कि इन रिस्पेक्ट जो सिस्टमेटिक एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग होते हैं उसके अंदर दो रिक्वायरमेंट और होती है कि मिनिमम सीआरआर इतना होना चाहिए, और जो माइक्रो फाइनेंस होती है उसके अंदर ये कंडीशन और होती है, ठीक है ना? ये अलग से पढ़ लेना, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में अभी तीनों पॉइंट। चलो नीचे, अगर आप कोई भी क्वालिफाई कर रहे हो रिपोर्ट किसी भी चीज के बारे में, तो उसका रीजन पूरा का पूरा देना होगा आपको एज एन ऑडिटर, ठीक है? अब एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होती है? एक एक्सेप्शन रिपोर्ट आपको जब भी देनी पड़ेगी जब एनबीएफसी 50% ऑफ टोटल असेट, मतलब कोई भी कंपनी 50% ऑफ टोटल असेट एज वेल एज 50% ऑफ इनकम पूरी हो रही है, मतलब उसको डीम्ड एनबीएफसी है तो उसका रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो गया था, पर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करनी पड़ेगी। तो अब एक्सेप्शन रिपोर्ट कब सबमिट करनी है आपको और किसको करनी है? एक्सेप्शन रिपोर्ट सबमिट करनी है अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट, चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट, एनबीएफसी एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट और एनबीएफसी नॉट सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट, ठीक है ना? चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट, तीनों चीजें याद करनी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई का कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, आरबीआई चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, या फिर नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट और नॉन एक्सेप्टेंस किसका? नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट का, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट पब्लिक डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। ऐसा ऐसा है, अगर इनका कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो आपको किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई को। डिटेल ऑफ सच अनफेवरेबल क्वालिफाइड स्टेटमेंट टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ओनली रिपोर्ट कॉन्ट्रावेंशन, सिर्फ कॉन्ट्रावेंशन ही रिपोर्ट करनी है, मतलब जो जो कॉन्ट्रावेन करी है चीजें, वो जो कंप्लाई करा है वो रिपोर्ट नहीं करना, ओनली जो कॉन्ट्रावेन करी है वो चीजें रिपोर्ट करनी है, ठीक है? चलो ये चैप्टर फटाफट खत्म कर देते, होने में ये। अब ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ जो ऊपर मैंने बताया उसी के रिलेटेड। अभी कारो के अंदर भी आप क्या आता है, कारो आपने पढ़ा हुआ है, कारो के अंदर भी एक रिक्वायरमेंट थी, आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर नहीं था कि वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45IA, तो इसी की तो बात करता है एनबीएफसी वाला, आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? और एक और था ना कि कंपनी ने क्या ड्यूरिंग द ईयर लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी दी है क्या? वो दोनों आपको पॉइंट पढ़ने, वो दोनों पॉइंट सेम जो मैंने ऊपर पढ़ा, कारो की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है तो आप वो वहां से देख लेना, ठीक है ना? ड्यूरिंग द कंपनी इज मेड एनी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड गारंटी सिक्योरिटी, कुछ भी ऐसा करा है क्या? तो टर्म एंड कंडीशन आर नॉट प्रीजुडिशियल, 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू नहीं हुए हैं, रीपेबल ऑन डिमांड है तो टर्म एंड कंडीशन प्रीजुडिशियल तो नहीं है ना, वो सारी चीज़ें। सेक्शन 45A के हिसाब से उसको रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? अगर लेना है तो क्या उसने वैलिड COR लिया है क्या? और वो CIC कॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल करती है क्या? क्या ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा CIC है क्या? वो सारी कंडीशन मैंने ऑलरेडी कारो के अंदर पढ़ा रखी है। अब ये यही दे रखा है कि ऑडिटर को कारोकी में क्या क्या वेरीफाई करना है। वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, कंपनी को ऑब्टेन रिक्वायर था क्या ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना? क्या रिक्वायर था क्या? अगर रिक्वायर था तो क्या उसने रजिस्ट्रेशन लिया क्या? वेदर द कंपनी इज इंगेज इन एनी बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई भी ऐसा, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन करना है क्या? तो क्या उसने लिया है क्या, ऑप्टेन करा है क्या? रजिस्ट्रेशन चाहिए था क्या और असली में रजिस्ट्रेशन लिया है क्या? रजिस्ट्रेशन चाहिए था क्या और असली में रजिस्ट्रेशन चाहिए था क्या? और कंपनी क्या दूसरे ऐसे कोई बिजनेस में एंगेज है जिसकी वजह से उसको रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन लग रही है, जैसे वो 50-50 वाला टेस्ट था वो। ऑडिट प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग, एग्जामाइन द ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी के ट्रांजेक्शन अपन को वेरीफाई करने की, कोई फाइनेंशियल असेट और कंस्टिट्यूएंट 50% ऑफ असेट इनकम वाला जो 50-50 वाला टेस्ट है डीम्ड एनबीएफसी, वो तो नहीं लग रहा। नेट आउटफंड एक्सीड कर रहा है क्या 2 करोड़ वाला? वेदर द कंपनी इज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, अगर नहीं तो रीजन क्या है वो उसको बताओ। यहाँ पे नॉर्मल चीज है, घुमा फिरा के एक ही जगह पूछ रहे हैं, ठीक है? इन डेज एप्लीकेबिलिटी, इन डेज कब लगते हैं भाई? एमसीक्यू वाला अच्छा पॉइंट है, एमसीक्यू बहुत बार पूछ सके। अभी अपने एनबीएफसी पे जो 1/4/2018 पे तो कब लगेंगे? 1/4/2018 से लग गए थे 500 करोड़ से ज्यादा अगर नेटवर्क थे तो, और 1/4/2019 पे लग गए थे 250 करोड़। दोनों एमसीक्यू वाले पॉइंट है। 1/4/2018 500 करोड़ के ऊपर नेटवर्क थे तो उस पे एनबीएफसी पे इंडेक्स लगेंगे, और 250 करोड़ के ऊपर है या 250 करोड़ भी है, मतलब 500 500 के इक्वल और 250 250 के अबाव
1/4/2019, ठीक है ना। और अगर आपको पता होगा, एफआर में पढ़ चुके हो आप लोग, ज्यादा होशियार हो पहले ही मेरे से, कि अगर एक बार किसी कंपनी पे इंडेक्स लग गया तो उसकी ग्रुप कंपनीज पे भी लगेंगे, और अगर बंदा लिस्टेड हो तो उस पे लगेंगे ही लगेंगे, और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो तो भी उस पे लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है ना। बस एक बार वापस बता रहा हूँ, वरना तुम एफआर पढ़ के आते हो फर्स्ट पेपर में, फिर उसके बाद जैसे आते आते थर्ड पेपर आता है ऑडिट का, जब तक तो एफआर भूल ही जाते हो, इसलिए एक बार वापस रिवाइज कराना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, बार तुमको लिख के दे रहा हूँ, अपन तो है ही गजनी, ठीक है। चलो, अच्छा चलो, लास्ट ये 2 क्वेश्चन बचे। डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, भाई तुमने ये तो पढ़ा ही होगा। शेड्यूल 2 मतलब सॉरी डिवीजन 2, शेड्यूल 3 का डिवीजन 2, इन डेज अदर देन एनबीएफसी, इन डेज जो अदर देन एनबीएफसी का क्या फॉर्मेट है, और एक इन डेज जो एनबीएफसी का है वो अपने कोर्स में नहीं है एफआर के अंदर, ठीक है, डिवीजन 3। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, वो यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इसको अपन क्या देंगे डिफरेंस, अपन शुरू करते हैं लिक्विडिटी। फर्स्ट क्या है, लिक्विडिटी। एनबीएफसी है, उसको बोल रखा है कि आप आपके असेट्स का ऑर्डर लिक्विडिटी के हिसाब से आप प्रेजेंट कर दो। उसके अंदर क्या है, अपने को शेड्यूल 3 के अंदर जो अपना डिवीजन 2 है उसके अंदर तो फिक्स है कि पहले नॉन करंट एसेट आएगा, फिर पीपी आएगी, फिर इंटेंजिबल एसेट आएगा, पूरा शेड्यूल फिक्स है उसका। उसके अंदर तो अपना क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मेट फिक्स है। पर इसके अंदर एनबीएफसी को बोल दिया कि आप लिक्विडिटी बेसिस पे आप आपका आइटम जमा सकते हो, कि जो ज्यादा लिक्विड है उसको पहले जमा दो, जो कम लिक्विड है उसको बाद में रख दो, उस हिसाब से लिक्विडिटी बेसिस। सेकंड, अदर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, अदर एक्सपेंडिचर मतलब एनबीएफसी के अंदर अदर एक्सपेंडिचर क्या होगा, जिसकी अदर इनकम अदर एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% ऑफ टोटल इनकम, उसको सेपरेटली शो करना है। अगर एक्सीड नहीं कर रहे 1% ऑफ टोटल इनकम तो उसको आप अदर इनकम अदर एक्सपेंस में डाल सकते हो, 1% ऑफ टोटल इनकम। बाकी के अंदर क्या क्राइटेरिया होता है, 1% और 10 लाख, 1% और 10 लाख। यही अगर आप इंश्योरेंस कंपनी देखोगे, इंश्योरेंस कंपनी में जिनको इंश्योरेंस चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसके अंदर 1% और 5 लाख था, ठीक है ना। ये चीजें याद रखना भाई, इंटरलिंकिंग है, मैं तो अभी चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, तुमको तो पूरा एक साथ पढ़ना है, एग्जाम में एक साथ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो एनबीएफसी के अंदर 1%, नॉर्मल कंपनी में 1% और 10 लाख, विच एवर इज हायर, 1% और 10 लाख विच एवर इज हायर। अदर में शो करना पड़ेगा, लिक्विडिटी हो गया, अदर एक्सपेंडिचर हो गया, फिर अब एलएलपी रिसीवेबल। जिस भी कंपनी के अंदर, सॉरी जिस भी एलएलपी के अंदर अपने डायरेक्टर पार्टनर है, अपनी एनबीएफसी के डायरेक्टर किसी एलएलपी के अंदर पार्टनर है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई पार्टनर है अपने डायरेक्टर अपने आके, तो उससे अगर कोई भी रिसीवेबल है अपना तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, उससे अपना सेपरेट डिस्क्लोज करना है, ये एनबीएफसी की रिक्वायरमेंट है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो नॉर्मली अपन जो शो करते हैं, नॉर्मली अपन नीचे नोट्स में शो करते हैं, पहले पीएनएल आ गया फिर ओसीआई आ गया, पर इसके अंदर मेन फेस पे शो करना है, पीएनएल के फेस पे शो करना है। क्रेडिट इंपेयर्ड जितने भी ट्रेड रिसीवेबल है उसको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। स्टैट्यूटरी रिजर्व, कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अटैच टू द स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व उसको अलग से डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था लिक्विडिटी बेसिस पे, फिर सेकंड अपन ने पढ़ा था अदर एक्सपेंडिचर वाला, फिर एक एलएलपी वाला पढ़ा था, उसके बाद ओसीआई वाला पढ़ा था, फिर एक स्टैट्यूटरी रिजर्व वाला पढ़ा था, अच्छा एक क्रेडिट इंपेयर क्रेडिट रिसीवेबल पढ़ा था, ठीक है, ये याद करना है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई पहले बंदे की क्रेडिट रेटिंग A4 थी, अब उसको कट करके डी कर दी, A4 अच्छी थी अब डी कर दी, मतलब क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज हो गई, तो अब आप क्या करोगे, भाई डिक्रीज हो गई तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से ही आप अमाउंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। अब आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो गई तो आपको देखना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट आपने एक्सेस में तो नहीं ले रखा, वो देखना पड़ेगा। अगर आपने एक्सेस में ले रखा है तो उसको रेगुलराइज करो, रीपे करो। रेगुलराइज कैसे करोगे, एक्सेस जो है वो तो रीपे करो, और जितनी भी नई डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट नहीं करनी, नई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करनी, और जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है वो मैच्योरिटी तक यू की यू ही चलेगी, अभी उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। नई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करनी, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट मैच्योरिटी तक बिल्कुल चलेगी चलेगी, और उसको कोई भी डिपॉजिट है उसको रिन्यू नहीं करोगे रिटर्न में, जब तक सामने वाला बंदा बोल नहीं दे, रिटर्न में सामने वाला बंदा तब तक बोल नहीं दे। क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट लिंक विद द क्रेडिट रेटिंग, तो क्रेडिट रेटिंग लो, क्रेडिट रेटिंग अगर इंक्रीज डिक्रीज हुई तो पब्लिक डिपॉजिट भी उस हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज करो। डाउन ग्रेडिंग हुई है तो अपन को एक्सेस डिपॉजिट को स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट, नई डिपॉजिट नहीं लेनी, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट मैच्योरिटी तक चलेगी, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट मैच्योरिटी तक चलेगी, और उसको रिन्यू नहीं करना है अंटिल अनलेस उसका एक्सप्रेस वॉलंटरी कंसेंट नहीं आ जाए। और ये जब जैसे ही अपना ये वाला हुआ क्रेडिट रेटिंग कम हुई तो 15 दिन के अंदर अंदर रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई को बताना ही पड़ेगा कि ऐसा हमारा क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज हो चुका है 15 दिन के अंदर। डन, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। ओके, आई होप याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही जल्द अपन नए चैप्टर के साथ अब मिलने वाले हैं, या फिर आप वीडियो देख रहे हो लेट देख रहे हो तो सारे के चार्टर चैप्टर आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके चलो बाय बाय टाटा सी यू।